वेल हाय एवरीवन, दिस इज गणेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लेक्चर 3 में। ठीक है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी ही आगे पढ़ रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर देखने वाले आज पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के विषय में, है ना। सो रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी इसका कम्बिनेशन थोड़ा हम लोग अगले लेक्चर में देख रहे होंगे, बट यहाँ तो रेजिस्टेंस ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले देखो, जब रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें बात करना ज़रूरी है। वो ये कि पहला तो तुम हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर पहला हो गया है, मतलब पहले चैप्टर का, तो वो जाके देखना है। दूसरा, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को मतलब ग्रो कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्त, है ना। मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी। चलो, जब हम शुरू कर रहे होते हैं किसको, मतलब रेजिस्टेंस को पढ़ना, तो बिफोर टू वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ फर्स्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात समझ लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ओम्स लॉ होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। सो ओम्स लॉ बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है जिनमें कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है। बेसिक तौर पे सवाल अगर आप सोचोगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस याद नहीं आ रहा क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, पावर ऑफ सेल। देखो, अब सीधी सीधी बात है कि जिस सेल की पावर ज़्यादा होगी, मतलब उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब अगर उसके पास पावर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा देगा। तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही कि अगर कोई बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की है, ये इसकी पावर है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कुछ करंट देगा। सही, एक बैटरी है 2 वोल्ट की, इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा करंट देगा। तो मतलब ये वोल्टेज और ये करंट प्रोपोर्शनल हो गए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोल रहे होते हैं। बाकी प्रैक्टिकल चेक कैसे होता है, इसके लिए हम अप्लाइंसेस लगाते, अरेंजमेंट करते हैं, आगे आएगा। देखो यहाँ पे, नहीं अरेंजमेंट तो नहीं कराया हूँ यार, अभी एक सेकेंड, लास्ट में लगाया हूँ। हाँ, सपोज़ करो कि यहाँ पर हमारा ये जो हमारा अप्लाइंसेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पर ये अप्लाइंसेस अब इस तरीके से लगा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या कर दी, एक में अमीटर लगा दिया, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या लगेगा, वोल्ट मीटर लग जाएगा। एक सेकंड को, फिर से यहाँ पर क्या लगेगा, अमीटर, और यहाँ पर वोल्ट मीटर। बताया कि वी से रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम जैसे ये सेल है, सेल के अंदर से करंट ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए जा रही है। अब यहाँ वोल्टेज कुछ आएगा और ये आएगा। मान लो बैटरी तुम बदल दो, फिर दूसरी बैटरी लगाओ, तो वोल्टेज कम होगा तो करंट कम दिखेगी, यहाँ पे अमीटर में कम शो करेगा। अगर बैटरी ज़्यादा पावर यानी ज़्यादा वोल्टेज वाली लगाओगे तो करंट ज़्यादा दिखेगा। तो वही चीज़ है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। रुको, इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। ये देखो, ये हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है और ये हमारा करंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो सपोज़ कर लो यहाँ पे हमने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ, थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझो आसान भाषा में, ये से देखो। ठीक है, 1 2 3 4, मान लो कि ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर है। तो जब पहले सेकंड पे था तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 2 वोल्ट 2 एम्पियर, 3 वोल्ट 3 एम्पियर। तो फाइनली हुआ क्या, जब हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही। तो इससे हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे करंट इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वी प्रोपोर्शनल आई। अच्छा, नोट करने वाली बात है, हम इसको अगर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, आई प्रोपोर्शनल वी, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, करंट जो होता है, करंट डिपेंडेंट होता है वोल्टेज पर, लेकिन वोल्टेज करंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा वायर है, ठीक है, या ये हमारा देखो कॉयल लगी हुई, ये वायर है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे से जाएगा। तो पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए क्या होता है, काम करना पड़ता है, और उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। द वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर स्पेसिफिक पोजिशन, दैट इज नोन एज अ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये यहाँ भेजना, तो जब भेजोगे तभी करंट आएगी, अगर नहीं भेजोगे तो करंट नहीं आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो करंट है वो डिपेंडेंट है वोल्टेज पे, बट वोल्टेज करंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए हमेशा करेक्ट लॉ यही होगी कि वी प्रोपोर्शनल आई।
नोट करना इस बात को। अब हम सभी को पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक सॉरी मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, ठीक है, ये आर होता है। अब ये कांस्टेंट क्यों आता है वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, तो उसमें बताया हूँ कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहाँ से आ जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर 2 देखोगे उसमें बताया हूँ, ठीक है। दोबारा एक ही बात नहीं करूँगा, कुछ नई बातें बताता हूँ आपको। तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो यहाँ पर सॉरी मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आ गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ आप लोग समझ गए, वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, और ये हमारा फार्मूला है, इसको नोट कर लेना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली देखो, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब जो ओम्स लॉ वर्क मतलब सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ओम्स लॉ में टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस पे इम्पैक्ट आता है, रेजिस्टेंस बढ़ने घटने लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अलग अलग फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू IR है, मतलब ये पहला वाला फार्मूला ये है। अगर आपको करंट चाहिए तो ये फार्मूला, अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो ये फार्मूला, मतलब ये ट्रांसफ़र करके आप स्वयं वैल्यू बना सकते हो। ये मतलब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर नाम का डिवाइस आता है, तो तो वो डिवाइस नहीं, वोल्ट मीटर नहीं, गैल्वानोमीटर होता है, उस टाइप का ये डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो मुझे लगा वैसा ही, बट ये रेडियो है, इमेज छोटी इतने मोबाइल में तो दिख नहीं रहा था। अब बात करते हैं सबसे हमारे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो मैं एकदम आसान भाषा में बताऊँ, एनीथिंग दैट रजिस्ट द करंट, मतलब जो करंट का विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैसे, देखो मान लो हमारे पास में एक वायर है, ये हमारे पास वायर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, सही बात है। अब जब ये जा रहा है तो कोई ऐसा इसको अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस हो, कोई अपोजिट फोर्स क्या हो, इसको मिले, कोई अपोजिट फोर्स इसको मिले जिसकी वजह से ये क्या हो, रुकने लग जाए, ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। एनीथिंग दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर यहाँ बोल लो समथिंग दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, मतलब वह चीज़ जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है। तो करंट को नहीं रोकती है, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको रोकने का काम करती है। तो इसी के लिए जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और इसका बेसिक फार्मूला क्या हो सकता है, यही होता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू VIR। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो इस I को यहाँ भेज दो तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I हो गया ना। तो यही फार्मूला यहाँ पर बताए हुए हैं ये। अब इसका जो SI यूनिट होता है, सीधे सीधे देख लो, हम जानते हैं कि वोल्टेज को हम लोग किस में नापते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो यूनिट्स में ना, फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल करो यूनिट्स हमेशा लास्ट में लगाओ। R इक्वल टू क्या है, V अपॉन I है। अब वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है दोस्त, वोल्टेज की यूनिट V होती है, और आपका ये क्या बोल सकते हैं, एम्पियर होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ओम यूज़ करते हैं। सिंबल देख लो, ओम यूज़ करते हैं, ओम ऐसे बनता है, ठीक है। हाँ, ये उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे ही रख दिया गया साइन, और इनके नाम पे लॉ भी बनाई गई है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से मतलब रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। अब द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच यूज टू अपोज द करंट इज कॉल्ड द रजिस्टर्स, ठीक है। और ये ऐसा करने का जो काम होता है वो रजिस्टर्स जो है कि कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये सब क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ही होता है। ये जो यहाँ पे लग रखा है आपको देखते होगे कि छोटा छोटा लगा होता है, ये सब क्यों लगे होते हैं, ये रेजिस्टेंस फ्लो बना करके रोकने के लिए लगे हुए होते हैं, है ना। ये सब आप देखोगे लाइट वगैरह में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जैसे मैं समझो मेरी बात को, डिवाइसेस को कभी कभी नुकसान हो सकता है। तो अब जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन गया, अब वायर है, यहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया, अब कंटिन्यूस वायर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन सडन सोर्स ऑफ से हमारा लाइट से जो लाइट सोर्स है हमारा क्या गया, इलेक्ट्रॉन का पासिंग कैंसिल हुआ,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत करंट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद होता है। लेकिन ये उसको क्या करता है, रोक के रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन रिलीज ना हो, थोड़ा ये स्लोली रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब डिवाइसेस हमारे सेफ रहते हैं। ठीक है, मतलब तुरंत जो है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद नहीं होता, बल्कि थोड़ा समय लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा धीरे से निकले, जिससे डिवाइस को ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसीलिए मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे ढेर सारे कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे होते हैं, ताकि करंट को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको क्या किया जा सके, थोड़ा सा कम किया जा सके। मैं ना एक ना इमेज लगाया हूँ यहाँ पे, आप देखोगे किस तरीके से ये करंट में वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना। देखो अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ये हमारा वायर है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, अगर करंट इधर जा रही तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, ये वायर था, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, सॉरी यार, इधर आई जाएगा और इधर जाएगा करंट, इधर इधर जा रहा है ना, ये आई जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब ये रहा वायर। अब देखो अगर जितना ज़्यादा जगह रहेगी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा जा पाएगा। अब यहाँ पर रजिस्टर देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि करंट इधर जाए तो इलेक्ट्रॉन मतलब इधर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ऐसे इसको बंद करेगा ताकि इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रुकेगा, तो करंट इधर जाने रुकेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एक मतलब अपोज करता है, तो करंट के फ्लो का क्या करता है, ये करंट इधर बहना चाहता है बट ये उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा तो करंट ऑटोमेटिक रुकेगी, तो हम उसी का नाम देते हैं कि भैया द एनीथिंग दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के बहने को रोके उसे हम कह सकते हैं। अब ये देखो, ये पावर लग रही है, एनर्जी लग रही है, वोल्ट लग रहा है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, मतलब वर्क डन करा रहा है वो, ठीक ना, यही चीज़ है। चलो अब अभी देखो यहाँ पर ना कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए भी और भी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, मैं उनको बताता हूँ। उसको बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट बोलते हैं। रिहोस्टेट बेसिकली रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए काम आता है, लेकिन वोल्टेज में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, वोल्टेज में चेंजेस नहीं होते हैं। वोल्टेज जैसे मान लो 2 वोल्ट का अपने करंट पास करा रहे हैं तो 2 वोल्ट का ही जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सेट करते हैं ना। कह रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, बोल रहे वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट इज द कंपोनेंट दैट यूज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है या रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, उस केस के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस होता है हमारा रिहोस्टेट। समझ गए, ये रिहोस्टेट बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ये देखो, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ, एक पीछे भी टर्मिनल होता है इसका। ठीक है, और ये जो स्लाइडिंग लगी हुई, ये ऐसे ऐसे करके हम लोग इधर उधर करते हैं, तब वो आपका यहाँ पर जब कनेक्ट किए रहोगे तो आपको अमीटर में दिखेगा ना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे दिखाएगा, तो आपको बैलेंस समझ में आएगा कितना करना है। ठीक है, इसका जो सब यूज़ करना वो आपको 11th में या 12th में आपको कराएंगे प्रैक्टिकल में सब लोग सर, है ना। चलो, बाकी रियोस्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं वो आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। इन सम केसेस इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके से, पहला वाला, एक ये वाला और एक ये वाला जो दिया है, 3 तरीके से हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए। हाँ, अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला चीज़ होता है, देखो टोटल मेजर 2 ही इफेक्ट है, बाकी सब तो नॉर्मल है। पहला इफेक्ट है लेंथ का, मतलब कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बेसिकली रेजिस्टेंस इज प्रपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज प्रपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक वायर है और हमारे पास एक ये वायर है। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो ये क्या है, इस छोटा है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो L है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2L है, तो इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब होने का मतलब है कि यहाँ पर ये क्या होगा, करंट का ज़्यादा अपोज किया जाएगा। समझ रहे हो, और ये हो जाएगा लो रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा,
अब दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये साइड वाला ये जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। समझ गए? अच्छा, अगर तुम मुझसे पूछोगे ये बात समझ में नहीं आई सर कि कैसे आप ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होएगा कि जैसे मान लो ये हमारा वायर है, ठीक है, हमारा ये वायर एल है और ये वायर है, ठीक है। तो अगर लेंथ छोटी रहेगी, ठीक है, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन आके बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? लेंथ को देखो, खाली लेंथ को देखो, अभी वो मत देखो कि हाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा आ रहा नहीं। ऐसे देखो, लेंथ छोटी तो फटाक से इलेक्ट्रॉन आएगा, फटाक से चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, अपोज कम हो पाएगा ना। लेकिन इसमें जो लेंथ है उसकी लेंथ बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देरी तक होल्ड किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा तुम इलेक्ट्रॉन को रोकोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जितना कम समय तक इलेक्ट्रॉन को रोक पाओगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। समझ गए? हाँ, और वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, वही चीज़ यहाँ पर भी आपकी हो जाती है। कैसे समझो, ऐसे समझो, जैसे मान लो ये हमारे पास में इतना एरिया का है, इधर भी है इधर भी है। अब यहाँ से मैं 10, अरे यार 5% हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज रहा हूँ, तो बताओ जल्दी से किस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इस वाले में से फटाक से निकल जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो जब टाइम लगेगा इसीलिए हाई रेजिस्टेंस हो गया और इसीलिए लो रेजिस्टेंस हो गया। इसीलिए आप देखोगे जो कॉपर वायर घर में यूज़ किए जाते हैं वो उसमें पतले 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 ढेर सारे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप क्या करोगे, जब उनका लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन लंबे समय तक के लिए रुकेंगे और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं आप, है ना। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए बल्ब के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉइल बनी होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा और वही हीट हमें क्या करती है, लाइट के फॉर्म में दिखती है। आप देखोगे ना स्प्रिंग में क्या होता है, क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि वो हम लोग बल्ब में, हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। दूसरा रीज़न होता है कि हम लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा, जब इलेक्ट्रॉन रुकता है तो उसके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी इमिट होती है लाइट के फॉर्मेट में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये डिपेंडेंट है भाई नेचर ऑफ द मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिस पर हमारा क्या होगी, मतलब अगर हम मान लो कोई प्लास्टिक की थिंग यूज़ कर रहा है तो उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस आएगा, उसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई लकड़ी की चीज़ यूज़ कर रहा है उसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें फ्लो ही नहीं करेगा, एकदम इलेक्ट्रॉन रोक देगा वो लोग, ठीक है। और चौथा हो जाता है आपका टेम्परेचर का, ठीक है। फॉर द मोस्ट ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए उल्टा वर्क कर रहा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। समझ गए, है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक अगला टर्म आता है रजिस्टिविटी का, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें यूज़ करी, मैंने क्या बताया यहाँ पे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं आर प्रोपोर्शनल एल, नोट कर लिए, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो रेजिस्टेंस तुरंत घट गया, तो मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो इसीलिए हम लोग बोले आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकंड मान लो और आर प्रोपोर्शनल यल वाला इक्वेशन 1 मान लो, तो 1 और 2 को मिला करके ये क्या हो जाएगा, जब आप 1 और 2 को मिलाओगे यहाँ पे तो ये आर प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। सही बात है। तो जब इसको तुम हटाओ, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर भी लगता है और यहाँ हो जाएगा L/A। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी नाम देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रो से, क्या, RHO, ठीक है ना। हाँ, तो वही फार्मूला जो है कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। समझ गए? चलो अच्छा ठीक है, रजिस्टिविटी आगे है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, बट आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मोबाइल मेरा एकदम कम चार्ज है। कितना है देखो, 4% हो गया है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। समय देखो, आप समय देखो, 11:30 बज रहा है रात को, लेकिन अभी मैं 11:40 पे लेक्चर शूट कर रहा हूँ दोस्तों, कितनी मेहनत कर रहा हूँ ना मैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड I will definitely request you guys ki share with your friends, and this is your responsibility to grow this channel as I do what I wish to, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छा करने की। चलो बाय बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे डियर चैम्प।